हेलो स्टूडेंट, कल आपका सीयूटी का पेपर है और उस पेपर में इस वाले टॉपिक से कम 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे। ये नई एनसीईआरटी में नहीं है चैप्टर, तो मैं इसको आपको फटाफट बता दे रही हूँ कि कहाँ कहाँ से जो है आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन आते हैं एनवायरनमेंट के जो एक्ट है, इस एक्ट का जो है कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन से ईयर में। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका एनवायरमेंटल एक्ट है जो 1986 में बना था। फिर उसके बाद में अपने पास में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इन डायग्राम से आता है। जैसे मान लो कि ये 2 डायग्राम है, एक तो है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर और एक है स्क्रबर। तो इसमें जो अधिकतर क्वेश्चन आते हैं कि ये थर्मल पावर प्लांट्स में लगाए जाते हैं और ये जो है जितने भी हैवी मेटल्स हैं या जितनी भी हार्मफुल गैसेस हैं उनको एटमॉस्फेयर में जाने से रोकते हैं। अब यहाँ पे देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है और ये पार्टिकल्स हैं जो डर्टी एयर निकल रही है, इसको ये इलेक्ट्रीफाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे आपको दे रखा है कि ये नेगेटिव चार्ज कर लेते हैं और फिर यहाँ पे पॉजिटिव में सारे इकट्ठे हो जाते हैं और बाहर जो है क्लीन एयर यहाँ से निकल जाती है। एक तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर ये एक स्क्रबर है। अब स्क्रबर में अधिकतर जो केवल आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जैसे यहाँ देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ये 90% जो है पर्टिकुलेट को रिमूव कर देती, तो बहुत अच्छा है यहाँ पे। फिर उसके बाद में एक ही आपका इसकी फुल फॉर्म आती है सीबी की, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि कहता है कि 2.5 माइक्रोमीटर या इससे जो लेस डायमीटर से वाले जो हैं पर्टिकुलेट वो जो है हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो ये क्वेश्चन अक्सर आता है। फिर अभी अपन स्क्रबर की बात कर रहे थे, तो स्क्रबर में आप देखो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि स्क्रबर जो है अगर आपसे आता है तो ये सल्फ़र की अगर कोई इम्प्योरिटी है तो उसको यहाँ पे दूर करता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक ये थर्मल पावर में लगाया जाता है और यहाँ पे जो स्क्रबर है उसको यूज़ किया जाता है सल्फ़र डाइऑक्साइड का। उसके बाद में नेक्स्ट अपने पास में है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कैटेलिटिक कन्वर्टर जो ऑटोमोबाइल्स में लगाए जाते हैं और ये इसमें हैवी मेटल प्लेटिनम और रोडियम इनको यूज़ किया जाता है। और इसका मेन फंक्शन ये है कि जो भी हार्मफुल गैसेस हैं उसको ये लेस हार्मफुल गैसेस में, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, अब यहाँ देखो अपने पास में कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको, और नाइट्रिक ऑक्साइड है उसको ये कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस में बदलती है। तो ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। तो उसके बाद में नेक्स्ट अपने पास में एयर का जो एक्ट है वो एक्ट 1981 में बना था और फिर उसके बाद में 1987 में इसमें नॉइज़ को भी इंक्लूड कर दिया। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है। फिर उसके बाद में नॉइज़ क्या है, तो नॉइज़ अपने पास में जैसे 150 dB, ये भी कई बार क्वेश्चन आता है कि जो रॉकेट या जेट निकलते हैं तो इससे अगर ज़्यादा हमारे पास में साउंड रहती है तो उसको हम नॉइज़ में कंसिडर करते हैं। फिर उसके बाद में है कि नॉइज़ से अपने को पता है बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं और इसीलिए जो है इसको जो है आप देखो यहाँ पे दे रखा है कि लाउड स्पीकर है या फिर स्कूल के आसपास, ये सारी चीज़ें हॉस्पिटल और स्कूल के पास में नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये जो है अपने नॉइज़ पॉल्यूशन में आती हैं। फिर उसके बाद में अगला है अपना कंट्रोल व्हीकल वाला। इसमें देखो अभी तक अपन जो है एलपीजी और ये पेट्रोल गैस यूज़ कर रहे थे। अब जो नई जितनी भी हमारे पास में आई है सीएनजी हैं और ये सीएनजी जो है सब जगह, तो यहाँ पे एक वो भी दे रखा है कि दिल्ली में जो है 2002 तक सारी जो बसेज़ हैं वो किस में कन्वर्ट हो गई, अपनी सीएनजी बसेज़ में। फिर उसके बाद में अगला अपने पास इम्पॉर्टेंट है कि जो सीएनजी है वो सीएनजी हमारी पेट्रोल वगैरह से क्यों अच्छा है, तो ये जो है देखो सीएनजी चीपर है और ये पेट्रोल और डीजल इनसे जो है पूरा का पूरा आपको यहाँ पे लाइट भी मिलेगी। तो ये सारी इसमें यहाँ पे दे रखी है। फिर उसके बाद में जो न्यू अपने फ्यूल पॉलिसी है, तो कई बार ये वाला क्वेश्चन भी आता है कि यूरो
थर्ड, ये पेट्रोल की एक पॉलिसी है जिसमें हमारे पास में जो है डीज़ल के अंदर 350 ppm से ज़्यादा डीज़ल और में है, सल्फ़र की जो क्वांटिटी है, और 150 ppm है पेट्रोल में। तो ये कई बार चीज़ें आती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अपने पास में है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जो स्मेल के लिए यूज़ करते हैं, तो वो भी 42% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद में रॉड में प्रोड्यूस, तो ये यहाँ पे आपके थर्ड में, तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी आपके आ जाते हैं। फिर उसके बाद में वाटर पोल्यूशन में सबसे पहले जो है वो आया था 1974 में, तो ये एक्ट का आ जाता है। फिर यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमारे पानी में 0.1% भी अगर इम्प्योरिटी हो तो वो पानी क्या कहलाता है, पॉल्यूटेड पानी कहलाता है। फिर देखो एक ये वाला है, ये कई बार आता है, पूरा का पूरा डायग्राम आ जाता है जिसमें आपको पता है कि ये हमारे पास में सीवेज, जो घर से हमारे गंदगी निकलती है, वो वाला वाटर है। और इसमें जो है आपको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पर BOD जो है वो मैक्सिमम है और ऑक्सीजन है यहाँ पे मिनिमम है। फिर हम इसको जब हम अभी, और जो तीसरी कंडीशन है कि इस कंडीशन में मछलियाँ हैं वो मर जाएंगी। तो ये ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन हमारी किसकी है, पॉल्यूशन की। लेकिन जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ेगी और हमारा ये जो है वो कम होता जाएगा, वो कंडीशन है। अब ये वाली जो कंडीशन है, इस कंडीशन में आपको दिख रहा है कि ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा है और हमारी BOD है वो कम है। तो कई बार आता है कि इस तरह का पूरा मैप आ जाता है, तो उसमें पूछा जाता है कि ये क्या है, ये क्या है, इस तरीके से। तो इसमें आपको केवल ये ध्यान देना है कि फर्स्ट कंडीशन है जिसमें BOD मैक्सिमम है और ऑक्सीजन जो है उसकी क्वांटिटी कम है, और जब ये पॉल्यूशन ख़त्म हो जाएगा तो उस समय ऑक्सीजन ज़्यादा और BOD कम हो जाएगी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपका कई बार आता है ये BOD। तो BOD अभी अपन ने देख ही ली कि जब वाटर में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है तो BOD बढ़ जाती है, यानी कि वाटर क्या हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है। और जब डिमांड कम होती है इसका मतलब हमारा पानी है वो अच्छा है। और यही कारण होता है कि अगर BOD ज़्यादा होगी तो जो भी हमारे पानी वगैरह में फिश या फ्रॉग हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। फिर यह अगर BOD ज़्यादा है तो ये मान के चलो कि वहाँ पे आपको एल्गी, क्योंकि ऑर्गेनिक सब्सटेंस आपको ज़्यादा मिलेंगे, तो एल्गल ब्लूमिंग का भी कई बार आता है कि जो एल्गी है वो बहुत रिचनेस उसमें आ जाती है, तो उसकी क्वांटिटी अगर बढ़ गई तो वो भी धीरे धीरे क्या होती है, अपनी BOD को बढ़ाती है और धीरे धीरे वो पानी जो है ख़त्म हो जाता है। फिर यहाँ पे एक एग्जांपल है वाटर हाइसिंथ का, बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है आइकॉर्निया क्रेसिपस। ये सबसे ज़्यादा जो है हमारी रिवर है उनके लिए एक प्रॉब्लम है, और इसीलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। तो कई बार ये वाला क्वेश्चन भी आता है, टेरर ऑफ बंगाल कौन सा है, तो वाटर हाइसिंथ हो गया या आइकॉर्निया हो गया, या इसको जलकुंभी कहते हैं। फिर उसके बाद में देखो एक ये वाला जो डायग्राम है, ये डायग्राम भी कई बार आता है बायोमैग्निफिकेशन का। अब बायोमैग्निफिकेशन क्या है कि यहाँ पे आपको दिख रहा है वाटर है, वाटर के अंदर DDT की परसेंटेज है 0.003 ppb यानी बिलियन, और फिर बढ़ते 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 ये हमारे पास में 25 ppm आ जाती है। और वो आपको पता है कि ये आपको ईगल का डायग्राम दे रखा है। तो आजकल जो ईगल है या बर्ड्स है उनकी क्वांटिटी इसी वजह से कम हो रही है क्योंकि ये DDT जो है इनके एग के कवर को थिन कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो क्या हो जाते हैं, टूटने लगते हैं। तो ईगल या जो बड़ी बर्ड्स हैं उनके लिए ये ऑब्जेक्शन है। फिर यहाँ पे देखो ये दे रखा है, एक और इम्पॉर्टेंट है कि जो मेटल है, तो ये डेंसिटी का भी कई बार आता है कि जो हमारी हैवी मेटल है तो ये आपकी लेस देन 5 ग्राम पर सेंटीमीटर। ये देखो बायोमैग्निफिकेशन का आपको दिया हुआ है, तो DDT लेवल जो है 0.003 से बढ़ गया, और इसका मेन कॉज है कि हमारी जो बड़ी बर्ड्स हैं उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। फिर एक यूट्रॉफिफिकेशन है। यूट्रॉफिफिकेशन ये है कि जो भी हमारे पानी है, ठीक है, उसमें अगर हम धीरे धीरे जो है अपने ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाते चले जाएंगे, तो जैसे मान लीजिए हमारा पानी है
तो ये धीरे धीरे इसमें जो है मैट आ जाएगा। तो ये देखो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, अगर हम अपनी पानी में गंदगी डालते हैं तो ये दोनों बढ़ जाते हैं और ये फर्टिलिटी लेग की इंक्रीज कर देती हैं। जब इंक्रीज कर देती हैं तो वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा आ जाते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होने के बाद में धीरे 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 ये जो वाटर सोर्स है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो उसे हम बोलते हैं डेथ ऑफ लेग। फिर यहाँ पे देखो ये तो नेचुरली चल ही रहा है यूट्रोफिकेशन, और फिर दूसरा अपना आ गया कल्चरल या एसिलरेटेड, यानी कि हम भी उसमें गंदगी डालते हैं तो वो भी जो है इसको आप मैन भी मान सकते हो कि हम जो मैन हैं वो इसको कर रहे हैं। तो ये आपकी कौन सी होगी, एसिलरेटेड, जिसमें कि हम जो है गंदगी कर रहे हैं और उससे धीरे धीरे क्या हो रहा है कि पानी का जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। फिर यहाँ पे देखो थर्मल का आपका दिया हुआ जो थर्मल पावर स्टेशन है उनके आसपास अगर कोई पानी है तो उसमें जो है टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो गई है, ग्रोथ बढ़ जाती है प्लांट्स की और फिश की। तो ये भी एक हमारे लिए क्या है, इंडिजिनस जो फ्लोरा फौना है वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। फिर उसके बाद में इंटीग्रेटेड वाटर वेस्ट। अब यहाँ पे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है, ये आपका अकार्टा का दिया हुआ है, नॉर्थ कोस्ट कैलिफोर्निया, और ये जो है हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी है और इन्होंने ऐसी करी थी जिससे कि मार्सी एरिया में भी जो है बहुत ज़्यादा जो है वेजिटेशन को इन्होंने करा था और पॉल्यूशन को कम करा था। तो कई बार ये एग्जांपल आता है। फिर ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, फॉर्म है फ्रेंड्स ऑफ अकार्टा मार्स। तो इन्होंने जो काम किया था तो उनको एक ये नाम दिया गया था कि इन्होंने इसको सॉल्यूशन निकाला था। फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन अपना जो है अक्सर ये है, इकोसेन क्या है। तो इकोसेन एक इको टॉयलेट है जो कि केरला और श्रीलंका में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। फिर उसके बाद में सॉलिड वेस्ट, उसमें म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है। तो इनको जो है आपको पता है घर से कचरा इकट्ठा करके एक दूर जगह जाके उसको डाल दिया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं सैनिटरी लैंडफिल्स। तो उसमें जो काम की चीज़ होती है वो तो हम ले लेते हैं और बाकी जो चीज़ें वो वहीं पे डंप कर देते हैं। और फिर उसके बाद में दो चीज़ पूछी जाती है कि आप देखो हमारे पास में जो भी हमारा है वेस्ट मटेरियल, वो हमने उसको 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है। एक तो बायोडिग्रेडेबल, यानी कि वो धीरे धीरे जो है ख़त्म हो जाएंगे, इसका कोई वेस्ट नहीं मिलेगा। दूसरा है जो रिसाइकिल में आ जाएंगे, और तीसरे ऐसे हैं जो नॉन है जिनको कि हमें ऐसी जगह डंप करना है जिससे कि कोई भी दिक्कत हमारे एनवायरनमेंट को नहीं हो। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपने पास में है जो इको वेस्ट, इसका भी कई बार आता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। जो आजकल हम लोग इतनी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, तो उनमें जितनी मेटल्स हैं उन मेटल्स को हम रिसाइकिल करके वापस से काम में ले सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद में अपने पास में ये प्लास्टिक वेस्ट है, इसका भी कई बार एग्जांपल आता है। अहमद खान जो कि बेंगलोर के थे, इन्होंने प्लास्टिक को जो थी उसको पाउडर बनाया उसका, और उस पाउडर को उन्होंने पॉलीब्लेंड नाम दिया, और उस पॉलीब्लेंड के में इन्होंने बिटुमिन कोल जो होता है उसको मिलाया और उससे इन्होंने रोड्स बनाई। और लगभग यहाँ जैसे दे रखा है कि 2002 में 40 किलोमीटर बेंगलोर में इन्होंने बनाई, और इनकी बहुत कम मुश्किल से जो है 0.040 पर केजी यहाँ पे इनका मुनाफा, मतलब इनको खर्च करने पड़े। फिर उसके बाद में एग्रोकेमिकल। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे हमारे पास में फर्टिलाइज़र वगैरह हैं, उसको करना है। फिर एक एग्जांपल हमारा इसका है, रामचंद्र डागर सोनीपत। इन्होंने बहुत अच्छी जो कहना चाहिए एक तरह से जिसको हम बोलते हैं कि बहुत सारी चीज़ें एक ही जगह करके, और फिर जीरो वेस्ट, इसे बोलते हैं जीरो वेस्ट, जिसमें कोई भी चीज़ है वो ख़राब नहीं होती, कोई भी ना कोई। जैसे मान लीजिए कि क्रॉप करी, फिर उन्होंने फार्म हाउस भी कर लिया, वहीं पे उन्होंने जो है मैन्योर भी बना ली, केमिकल फर्टिलाइज़र, फिर उन्होंने जो है कंपोस्ट बना लिया, वहीं पे फिशरी भी कर ली। तो इस तरीके से इन्होंने एक ही जगह, तो ऐसी को हम बोलते हैं प्रैक्टिस ऑफ
इंटीग्रेटेड, तो यहाँ पर कोई भी चीज़ है वो ख़राब नहीं होती है। तो ये इन्होंने डागर ब्रदर्स ने किया था और इसके लिए इन्होंने डागर एक हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब जो है उसको करा, जिसमें कि अभी तक जो है 5,000, तो खैर बहुत टाइम हो गया, तो बहुत सारे जो फार्मर्स हैं वो वहाँ पर आ गए। फिर उसके बाद में रेडियो एक्टिव। अब रेडियो एक्टिव का आपको पता है अधिकतर ये पूछे क्योंकि उसको कोई भी हम यूज़ नहीं कर सकते, तो इसका अगर हमें करना है तो 500 मीटर डीप खोद के इसको हम जो है गाड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें से ऐसी रेज निकलती हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास में ग्रीन हाउस, ये भी कई बार आता है। अब ये देखो ग्रीन हाउस जो है यहाँ पे आपको दे रखी है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ तो है ये वाला जो है आपका डायग्राम, जिसमें ग्रीन हाउस में जो भी गैसेज हैं जो हमें परेशान करती हैं वो उनका कंपोजिशन, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको दे रखी है 60%, मीथेन 20%, CFC 14%, और ये सब मिलके जो है हमारे एनवायरनमेंट को का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ा रही हैं। और ये यहाँ पे दे रखा है कि हमारे अर्थ का टेम्परेचर 0.6 डिग्री जो है, और उसी के जो बैड इफ़ेक्ट है उसमें आपका एल नीनो इफ़ेक्ट है। और अभी आपने कैटरीना, सुनामी, इस तरह की जो वेव्स हैं वो इसी कारण यहाँ पे आती है। फिर अपने ओजोन का है O3, इसका भी आपने कई बार सुना है। अब कई बार पूछा जाता है कि बैड और जो गुड ओजोन है वो कहाँ मिलती है, तो बैड ओजोन जो है वो आपको मिलेगी ट्रोपोस्फीयर में और गुड ओजोन आपको मिलेगी स्ट्रेटोस्फीयर में। और ये जो है अल्ट्रावायलेट रेज को रोकने का काम करती है। और फिर उसके बाद में कभी कभी इसकी यूनिट पूछी जाती है, तो ये डॉप्सन यूनिट है जिससे कि हम इसको लेते हैं। फिर यहाँ पे ये जो ओजोन लेयर है उसको कौन ख़राब कर रहा है, तो ये क्लोरोफ्लोरो है, ये यहाँ पे है जो कि हमारी ओजोन लेयर को पतला कर रही है। और यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन कई बार आता है कि जो एंटार्क्टिक रीजन है जिसमें ओजोन होल है, यानी कि वहाँ पर डिप्लीशन हुआ है, यानी कि जो ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, और जिससे कि एक होल सा दिख रहा है। फिर उसके बाद में जो अल्ट्रावायलेट रेज है उसके हार्म्स दे रखे हैं, तो उनसे स्नो ब्लाइंडनेस, कभी आपने पहाड़ पे चढ़ते हुए देखा होगा तो चश्मा लगाते हैं, तो वो अल्ट्रावायलेट रेज जब बहुत तेज़ आती है आँखों में तो उससे स्नो ब्लाइंडनेस आ जाती है। फिर एक ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसका भी कई बार आता है, ये ओजोन के लिए यहाँ पे यूज़ की थी तो 87, लेकिन इसको जो अमेंडमेंट किया था वो कितना 89 में किया था। फिर इसका भी रीज़न पूछा जाता है। फिर उसके बाद में ये इन सारे से हमें क्या क्या हार्म है, सॉइल इरोजन है, डेजर्टिफिकेशन है, वाटर लॉगिंग, तो ये कुछ इसके बैड इफ़ेक्ट है, डिफॉरेस्टेशन है। फिर यहाँ पे देखो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इन सब को करने के लिए ये कि यहाँ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ये जूम कल्टीवेशन, तो जो गांव जो फार्मर्स होते हैं वो उस एरिया की जो भी वेस्ट है उसको जला देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं स्लैश एंड बर्न और या जूम कल्टीवेशन। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपने पास में है फॉरेस्ट की, तो इसमें जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारे राजस्थान जयपुर है उसमें 1731 में जो वहाँ के किंग थे उन्होंने पेड़ काटने के लिए ऑर्डर किया था, तो जो बिश्नोई सोसाइटी थी उसने उसको रोका था, और उसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट थी अमृता देवी, और वो वहाँ पे उस समय ख़त्म भी हो गई थी इस चक्कर में, तो उन्हीं के उसमें जो है अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन दिया जाता है। फिर उसके बाद में एक है चिपको मूवमेंट, जो गढ़वाल हिमालयस में जो सुंदर बहुगुणा हैं, उन्होंने यहाँ नाम नहीं दे रखा है, सुंदर बहुगुणा आप याद कर लेना, 1974 में इन्होंने करा था और इसको नाम दिया गया था चिपको मूवमेंट। तो इनका भी मेन था कि टिहरी जो डैम है वो नहीं, उसकी वजह से पेड़ों को काटा जा रहा था, तो उन्होंने इसको रोका था। फिर जो लास्ट में है इन सारी चीज़ों के लिए फिर लास्ट में एक मैनेजमेंट तैयार किया गया जो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, जिसे हम JFM जो है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें कि जितने भी फॉरेस्ट वगैरह हैं उसमें से जो यूजफुल चीज़ें हैं उनको हम काम में ले सकते हैं और बाकी हम उसको काट नहीं सकते। तो ये इस तरह के मैंने आपको कर दिया, तो आप इसको एक दो बार रिवाइज़ कर देना। तो इसमें से ये मान के चलिए कि कम से कम आपके 2 और 3 क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे, यानी कि ये मान के चलिए कि ये 10 to 15 नंबर का आपका क्वेश्चन इसमें से रहेंगे। ओके, थैंक यू।